सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज नमस्ते जी। हाँ, आ रही है। अच्छा। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। तो हमारी पिछली कक्षा का क्या विषय था? हेत्वाभास। छल परिचय। छल का भी हुआ था थोड़ा। हाँ। 2 हेत्वाभास किए थे। हेत्वाभास और छल का परिचय। तो हेत्वाभास की परिभाषा क्या है? 2 पक्ष अपनी अपनी प्रतिज्ञा रखते और इसको सिद्ध करने के लिए हेतु देते। वास्तव में वो हेतु नहीं होता, हेतु जैसा लगता है, वो हेत्वाभास है। ठीक है। कितने प्रकार के हेत्वाभास हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के नाम? हाँ जी, बताइए। विचार, अनेकांतिक जिसको भी बोलते हैं, फिर विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। बढ़िया। सव्यभिचार हेतु जो अनेक पक्षों में जाता है, एक पक्ष में स्थिर नहीं रहता। हाँ, जो हेतु अनेक पक्षों में जाता। हेत्वाभास है वो एक पक्ष में नहीं फिट होता, वो अनेक पक्षों में फिट हो जाता है। यानी वादी और प्रतिवादी दोनों की ही बात को सिद्ध करने वाला होता है, इसलिए उसको हेत्वाभास कहते हैं। ऐसे हेत्वाभास की गणना हेतुओं में नहीं होती। दूसरा क्या था? विरुद्ध। विरुद्ध हेत्वाभास क्या था? व्यक्ति 2 सिद्धांत रखता है तो दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत को काट देता है। दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत को काट देता। तीसरा कौन सा था हेत्वाभास? प्रकरण सम। प्रकरण सम। कौन बताएगा इसका उदाहरण? वो व्यक्ति कमजोर है। एक बताइए। वो व्यक्ति कमजोर करते। बताते कोई बताइए। हाँ, हाँ महेंद्र भाई आप बताएं। मुख्य प्रतिज्ञा को, हाँ जी, हाँ। मुख्य प्रतिज्ञा को ही घुमा फिरा करके उसका हेतु वगैरह बता देना। वो विकल्प या तो विपर्यय, अपना ही दूसरा ही शब्द बताना, वही बात दूसरे शब्दों में बताना। विकल्प वृत्ति या तो पर्यायी शब्द बताना। इसको हम टेक्निकली यानी दार्शनिक रूप से हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ये तो हमने एक सामान्य व्यक्ति के लिए कहा कि जो बात आपने प्रतिज्ञा में कही वही बात आपने घुमा फिरा करके हेतु में कहती, लेकिन इसको टेक्निकली थोड़ा मैथ्स की भाषा में हम कैसे कह सकते हैं? इसका मीनिंग नहीं बदलता, मीनिंग नहीं बदलता, अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है दोनों। हम माता जी ये तो सामान्य भाषा हो गई। हाँ ठीक है। अपनी प्रतिज्ञा को घुमा फिरा कर हेतु के रूप में प्रस्तुत करना। अगर आप लोगों को याद हो, योगेश्वरी माता जी ने एक उदाहरण दिया था इसका, तब मैंने उसको समझाया था कि वो उदाहरण क्यों नहीं बैठ रहा है। तो मैंने कुछ शब्दों का चयन किया था। धर्म याद है कुछ? धर्म, धर्मी आदि। लीला माता जी? हाँ जी, धर्म धर्मी होता है, ये तो होता है। धर्मी का एक धर्म होता है प्रतिज्ञा में, और हेतु में धर्मी दूसरा धर्म होता है। हाँ, तो प्रकरण सम में कहाँ कमी आ जाती है? प्रकरण सम में दूसरा धर्म नहीं होता, वही समान ही धर्म होता है। हाँ, ये याद रखना है हमको कि प्रतिज्ञा में जो धर्म है उसी धर्म को हमने हेतु में बता दिया।
हम देखिए नियम क्या है, प्रतिज्ञा में एक धर्म, हेतु में एक नया धर्म, ठीक है, ये नियम है। पर प्रकरण सम हेत्वाभास में क्या होता है, प्रतिज्ञा में जो धर्म है उसी धर्म को घुमा फिरा करके हेतु में बता दिया, नया धर्म लेकर के नहीं आए। ठीक है, समझ में आई बात? ये टेक्निकल है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला कौन सा था हेत्वाभास? साध्य सम। हाँ, कौन बताएगा इसका? जब किसी प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करके उसकी सिद्धि के लिए जो हेतु दिया जाता है वो स्वयं सिद्ध नहीं होता है। हाँ, जो स्वयं ही हेतु सिद्ध नहीं है अथवा जिसकी सिद्धि असंभव है वो हेतु है साध्य सम हेत्वाभास। और अंतिम कौन सा है? कालातीत। 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 इसका क्या परिभाषा थी? ये समय का अतिक्रमण कर देता है। जो काल का अतिक्रमण कर दे हेतु वो है कालातीत हेत्वाभास। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हेत्वाभास हमको याद रखने हैं। हम इन हेत्वाभास का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, और कोई और अगर प्रयोग कर रहा है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये हेत्वाभास का प्रयोग हो रहा है, उसको वहीं पे रोकेंगे कि देखो आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है ये हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास है। ठीक है, क्योंकि अभी हम विद्यार्थी स्तर पे हैं, अभी हम शास्त्रार्थ आदि करने तो जा नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये गलतियां हम ना करें, और दूसरा यदि हमारे सामने कोई कर रहा है तो उसको बताएं, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। रजनीश जी, समझ में आ रहा है पंचावयव हेत्वाभास आदि? जी जी हाँ, इसका यही अर्थ हुआ ना, काल बीत गया और कार्य उपस्थित रह गया। हाँ, जो टाइम को क्रॉस कर जाए और कार्य उपस्थित है, रह हाँ, गया। कार्य उपस्थित है लेकिन कारण नहीं है, अथवा कारण बना रहा पर कार्य खत्म हो गया, इस प्रकार से जहां टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसको कहते हैं कालातीत। कालातीत। चलिए, पिछली बार एक बात उठी थी, अग्नि की उत्पत्ति है या अभिव्यक्ति? महेंद्र भाई याद है? हाँ, तो मैंने कहा था कि मुझे अभिव्यक्ति ठीक लग रही है, फिर मैंने इसका एक हेतु ये भी दिया था कि अग्नि सर्वव्यापक है, सब जगह पर है। जैसे 2 पत्थर लेकर के महेंद्र भाई ने एक उदाहरण दिया था कि 2 पत्थर हम टकराते हैं तो अग्नि बाहर निकलती है, तो मेरा कहना ये था कि पत्थर के अंदर अग्नि है जो इकट्ठी होकर के केवल बाहर आ गई। और हेतु ये था कि अग्नि सर्वत्र व्यापक है, जो जो वस्तु में आप घर्षण करेंगे, गर्मी अगर उत्पन्न हो रही है तो इसका अर्थ है कि वहां पे अग्नि पहले से है। और दूसरा मैंने ये कहा था कि वो अभिव्यक्त हुई या प्रक्रम उत्पन्न हुई? आ रही उस पॉइंट पे आ रही। और दूसरा ये कि अगर हम ये माने कि नई उत्पन्न हुई है तो अभाव से भाव का दोष आएगा कि पहले थी नहीं और अभी आ गई। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। आपको सत कार्यवाद और असत कार्यवाद याद है? क्या था? क्या था सत कार्यवाद? घड़ा वाला था ना, कि घड़ा कारण रूप में था। हाँ, घड़े की उत्पत्ति से पहले वो कारण रूप में था, वो सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद में घड़ा उत्पत्ति से पहले घड़े के रूप में नहीं था, ऐसा बताया जाए। हाँ, तो सांख्य और योग ये दोनों की एक जोड़ी है, न्याय और वैशेषिक की एक जोड़ी है। तो सांख्य और योग क्या कहते हैं? वो कहते हैं सत्कार्यवाद, अर्थात कोई भी वस्तु उत्पन्न होने से पहले अपने कारण रूप में भी थी, उसका सर्वथा अभाव नहीं था। ठीक है, जैसे घड़ा जो है उत्पत्ति से पूर्व वो अपने कारण रूप में था, यानी मिट्टी के रूप में वो था, जीरो से घड़ा नहीं बना है, अभाव से भाव नहीं हुआ। यह है सत्कार्यवाद। इसी सत्कार्यवाद को अभिव्यक्तिवाद भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सत्कार्यवाद है ना, इसी का दूसरा नाम अभिव्यक्तिवाद भी है, यानी पहले से था
उसके अंदर छुपा हुआ था और वो हमारे सामने आ गया। यह है अभिव्यक्तिवाद। अब न्याय और वैशेषिक, ये है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद का अर्थ होता है कि घड़ा उत्पन्न होने से पहले घड़े के रूप में नहीं था। शब्द बदल जाएंगे, घड़ा उत्पन्न होने से पहले घड़े के रूप में नहीं था। तो यहाँ न्याय और वैशेषिक भी ये नहीं कह रहे हैं कि कारण नहीं था। न्याय और वैशेषिक भी अभाव से भाव नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अभी जिसका भाव है, जिस रूप में है, उस भाव में वो नहीं था। जो कार्य वस्तु होती है उसका अपना एक स्वरूप होता है, अपने कुछ लक्षण होते हैं, अपने कुछ गुण होते हैं। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, घड़ा जो है, अगर गोल सा घड़ा है तो उसका जो गोल आकार आदि है, लाल रंग आदि है, ये उत्पन्न होने से पहले इस रूप में नहीं था। लाल गोल इस आकार में वो नहीं था। तो घड़े का जो अपना स्वरूप है वो उस घड़े रूपी कार्य का स्वरूप है जो उत्पन्न होने से पहले नहीं था। ये है उत्पत्तिवाद। ये असत कार्यवाद जो वैशेषिक और न्याय कहता है उसी को ही दूसरा नाम देते हैं उत्पत्तिवाद। अब आ जाइए अग्नि पे। यदि हम सांख्य और योग की दृष्टि से देखें तो अग्नि जो है वो पहले से पत्थर में थी और अब वो अभिव्यक्त हो गई। ठीक है, पहले से वो पत्थर के अंदर थी, जब वो पत्थर टकराए तो उससे उस अग्नि की अभिव्यक्ति हो गई, क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता। जब हम वैशेषिक और न्याय की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर अग्नि जिस रूप में हमारे सामने आई है उस रूप में पहले नहीं थी, पहले पत्थर के अंदर फैली हुई थी, अब वो इकट्ठी होके हमारे सामने आ गई। तो वहां पे वो हो जाएगा उत्पत्तिवाद। ठीक है, दर्शनों में एक खास बात होती है कि आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आप किस एंगल से बात को कह रहे हैं, किस एंगल से बात को समझ रहे हैं। अभी जब जाति विषय आएगा ना तो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि एक ही उदाहरण साधर्म्य समा को भी बता रहा है, वही उदाहरण उत्कर्ष समा जाति को भी बता रहा है। तो वहां पे एंगल देखना पड़ेगा, किस एंगल में बात को कहा जा रहा है। तो जो अग्नि वाला था वो योग और सांख्य में अभिव्यक्ति हो जाएगी और वैशेषिक और न्याय में उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई शंका है? तो हमारा विषय चल रहा था छल का। छल किसको कहते हैं, कुछ याद है या दोहराएं? पुस्तक देखेंगे। उदाहरण आपने उदाहरण दिया था कि एक ने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो दूसरे मित्र ने कहा क्या अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत जीना है, अभी उम्र ऊपर क्या है, नहीं जाना है। हाँ, तो ये छल का एक उदाहरण था। छल क्या है? वक्ता जो कहना चाहता है, हर वक्ता स्वतंत्र है शब्दों का चयन करने के लिए। वो कौन से शब्द का चयन कर रहा है अपनी बात रखने के लिए, वो स्वतंत्र होता है। अब जिस अर्थ में उसने शब्दों का चयन किया है उसी अर्थ में श्रोता ले तो वो सही है। वक्ता ने जिस अर्थ में अपने शब्दों को व्यक्त किया है उसी अर्थ को लेना वो सही बात है। लेकिन वक्ता कुछ और कहना चाहता है, श्रोता जानबूझ के या अनजाने में उसको किसी और अर्थ में लेता है, तो ये है छल। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, इसको कहते हैं छल। अब छल के 3 प्रकार बताए गए हैं। पेज नंबर 68 देखिए। वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। हाँ, ये 3 प्रकार के छल हैं। पेज नंबर 68 सत्य की खोज पुस्तक में देखेंगे। न्याय दर्शन में 3 प्रकार का छल बताया गया है। तो 3 प्रकार का छल क्या है? पहला है वाक छल, दूसरा है सामान्य छल और तीसरा है उपचार छल। तो वाक छल की परिभाषा देखेंगे। ये छलों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे हेत्वाभास के नाम याद हो गए हैं ना, वैसे ये 3 छल के नाम भी याद होने चाहिए। 3 ही नाम है,
बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। तो वाक् छल की परिभाषा देखेंगे। वक्ता शब्द के सामान्य अर्थ, सामान्य का अर्थ क्या है? जो प्रचलित है, जो सर्व प्रसिद्ध है, अर्थ को मन में रखकर शब्द का प्रयोग करता है। तो वक्ता जब किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है तो जो एक कॉमन मीनिंग है उस अर्थ में वो उस शब्द को ले रहा है। श्रोता उसके अभिप्राय से भिन्न अर्थ को लेकर वक्ता का खंडन करता है। श्रोता क्या करेगा? जो शब्द वक्ता ने लिया है, जिस अर्थ में लिया है, उस अर्थ से भिन्न दूसरा अर्थ ले लेगा। अपनी इच्छा से कोई नया अर्थ वो लेकर के आ जाएगा और वक्ता का खंडन करेगा। यहाँ वाणी से छल हुआ। यहाँ जो छल हुआ है वो शब्दों के हेर फेर से वाणी से छल हुआ है, अर्थात शब्द का अर्थ बदल गया। यहाँ पे हमको एक ध्यान देना है, एक पर्टिकुलर शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो जिस अर्थ में हमने कहा है उस अर्थ में ना लेना, दूसरे अर्थ में ले लेना। वाक् छल में ऐसा ही बहन जी हिंदी में आता है वक्रोक्ति अलंकार। अच्छा, हमें एक उदाहरण देता हूँ, आप शायद उसको समझ सकेंगे। एक कबूतर देख हाथ में, उसने कहा अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, उसने कहा अपर है। दूसरे ने कहा कि अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। वह अपर कैसा? अपर शब्द के दो अर्थ हो गए। वाक् छल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। हाँ, वो पंख वाला होने से उड़ गया। हाँ, वो तो कह रहे थे दूसरा कहाँ है, उसका कहने का मतलब ये था। और उसने कहा दूसरा कहाँ है, वो सपर होने की वजह से उड़ गया। तो ये वाक् छल में आ जाएगा। अपर के दो अर्थ बताइए क्या क्या है? एक तो बिना, अपर माने पर रहित। हाँ, नए तत्पुरुष समास से पर रहित। हाँ, और दूसरा अपर माने दूसरा। अच्छा, हाँ, एक कबूतर देख हाथ में, एक शिकारी को देखा, एक कबूतर देख हाथ में, उस दूसरे ने पूछा, एक कबूतर देख हाथ में, उसने कहा कहाँ अपर है? दूसरा उसने कहा अपर है। दूसरा कहाँ है? अच्छा, हाँ, उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। हाँ, तो यहाँ पे वक्ता अपर जो शब्द है के दो अर्थ हो गए। हाँ, अपर का ये कहना चाहता था कि दूसरा कबूतर कहाँ पे है। अपर से वो दूसरा अर्थ लेना चाहता था कि दूसरा कबूतर कहाँ है, और इसने खंडन कर दिया अपर यानी बिना पर वाला कहाँ है, वो तो पर के सहित है। पर के सहित है, वो तो उड़ गया। हाँ, ये वाक् छल है जी। वाक् छल में आ जाएगा ना? हाँ जी, वाक् छल है। ऐसे साहित्य में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। भूषण जी की कविता में बहुत उदाहरण है। कवि भूषण जी जी तो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती। तो ये एक तो भाषा को सुंदर भी बनाता है और दूसरा एक मौका भी देता है छल के प्रयोग के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाणी से छल हुआ अर्थात शब्द का अर्थ बदल गया, यह वाक् छल कहलाता है। मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको ये याद रखना है शब्द का अर्थ, क्योंकि जब सामान्य छल आएगा ना तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा जहां पे केवल शब्द के अर्थ को बदला है वो है वाक् छल। उदाहरण, वादी ने कहा उस बालक के पास नव कंबल, नया कंबल है। उस बालक के पास नव कंबल है। अब जो नव शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं, नया और नौ। तो यहाँ वादी किस अर्थ में लेना चाहता है? नए अर्थ में लेना चाहता है कि उस बालक के पास यानी उस बच्चे के पास एक नया कंबल है। अब प्रतिवादी क्या करेगा? छल का प्रयोग करेगा। उस बालक के पास नव कंबल अर्थात नौ कंबल कहाँ है? वादी ने कहा था उस बालक के पास नव कंबल है अर्थात नया कंबल है। प्रतिवादी ने चालाकी की और बोला कि उसके पास नव कंबल, नौ कंबल थोड़ी ना है, उसके पास तो एक ही कंबल है, उसके पास तो एक ही कंबल है। अब व्याख्या ग्रंथकार द्वारा
यहाँ वादी ने नव शब्द नए नवीन अर्थ में प्रयोग किया था। वादी क्या कहना चाहता था कि उस बच्चे के पास नया कंबल है जो कि सामान्य रूप से सर्वप्रसिद्ध है, परंतु प्रतिवादी ने नव शब्द का अर्थ संख्यावाचक नव करते हुए विशेष अर्थ लेकर के वादी का खंडन किया। तो यहाँ पे प्रतिवादी ने क्या चालाकी की, उसने नव का अर्थ नौ कर दिया कि नहीं, बच्चे के पास 9 कंबल नहीं है, बच्चे के पास एक ही कंबल है। यहाँ शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ में प्रयोग करने पर विशेष अर्थ लेकर खंडन करना वाक्छल कहलाता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो ऐसा समझना चाहिए कि प्रतिवादी ने वादी के शब्द का अर्थ बदलकर वादी का खंडन कर दिया। प्रतिवादी ने क्या किया, वादी के शब्द का अर्थ बदल दिया और अर्थ बदल करके खंडन कर दिया। पिछली बार किसी ने उदाहरण दिया था ना, वो अश्वत्थामा क्या वाक्य है, नरोवा कुंजरोवा मारा गया, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। तो ये क्या है, ये छल का प्रयोग है। इस छल का खंडन न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, हाँ, न तस्य नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, तो वहां पे भी छल का प्रयोग किया। ऐसे ही उपनिषदों में भी छल का प्रयोग करके अपना मनमाना अर्थ कर लिया गया है। इस छल का खंडन ग्रंथकार द्वारा, ऐसे ही वो उदाहरण है ना, वेदना जहाँ वेद ना। हाँ हाँ, नव कंबल, इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक सामान्य अर्थ है नया कंबल और दूसरा विशेष अर्थ नव कंबल। जो प्रतिवादी जी आप यह सिद्ध करें कि वादी ने नया कंबल इस अर्थ में शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि नौ कंबल संख्या वाला इस अर्थ में प्रयोग किया है, तो अब वादी क्या कहेगा या फिर न्यायाधीश क्या कहेगा कि वादी ने नौ अर्थ में नव का प्रयोग किया, पहले आप वो सिद्ध करो। प्रतिवादी ने किस अर्थ में ले लिया, नौ अर्थ में। वादी कहना चाहता था नया कंबल, प्रतिवादी ने ले लिया उसको 9 डिजिट वाला अर्थ। तो अब न्यायाधीश कहेगा कि प्रतिवादी पहले ये सिद्ध करो कि जो वादी है वो 9 मीनिंग वाला नव शब्द का अर्थ लेना चाहते हैं। यदि आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते तो यह आपका केवल झूठा आरोप मात्र है। अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि वहां पे 9 शब्द बोलना चाहते थे, तो आपका आरोप कैसा है, झूठा है। आप यहाँ देखिए, जो न्यायाधीश बनता है, शास्त्रार्थ जब होता है, न्यायाधीश जो है ना, उसकी योग्यता कितनी अधिक होनी चाहिए। उसको सारे हेतुआभास, सारे छल, सारी जातियां, सारे निग्रह स्थान एकदम दिमाग में प्रिंट होने चाहिए, तभी वो खटाखट पकड़ पाएगा। अगर उसको नहीं पता है तो जो वकील हैं, पक्ष विपक्ष है, वो क्या करेंगे, उल्लू बना देंगे, बुद्धू बना देंगे न्यायाधीश को, इस तरह से उल्टी सीधी बातें रख के। इसलिए जो कोर्ट में जजेस होते हैं बहुत सिलेक्टेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे ही हमारे जो दर्शनों के जो शास्त्रार्थ होते हैं, वहां पे न्यायाधीश भी बहुत सोच समझ के बैठाने चाहिए। ऐसे ही किसी को भी न्यायाधीश बैठा देते हैं, ये गलत है। आपने वादी द्वारा प्रयुक्त शब्द का अपनी मनमानी से अर्थ बदलकर छल का प्रयोग किया है। वादी किसी और अर्थ में बोल रहा है, आप किसी और अर्थ में ले रहे हैं, यह आपने छल का प्रयोग किया है। आपका किया हुआ यह खंडन उचित नहीं है। इस प्रकार से जो छल करता है ना, उसको फिर आउट कर दिया जाता है कि तुम छल का प्रयोग करते हो, हमें तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है वाद विवाद। तो वाद का प्रयोजन क्या होता है, कुछ याद है? वाद क्यों किया जाता है?
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, वाद का प्रयोजन क्या होता है? सत्य की सिद्धि करना। हाँ, सत्य की सिद्धि करना। अब एक पक्ष अगर सत्य की सिद्धि नहीं करना चाहता है, वो केवल चालाकी करके अपने आप को जिताना चाहता है, तो न्यायाधीश क्या बोलेगा कि तुम चालाकी करते हो, तुम झूठे हो, तुम झूठा खंडन करते हो, इसलिए अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और ये जो वादी वाला पक्ष है उसको विजयी घोषित कर देंगे। तो इसलिए हमको भी ध्यान रखना है कि हम हेतुआभास का, छल का प्रयोग ना करें। हम देखते हैं कि सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है और विशेष शब्द का विशेष अर्थ में। जैसे किसी ने कहा कि बकरी को गांव ले जाओ, वहां से घी ले आना, अथवा ब्राह्मण को भोजन करा दो। तो ये सामान्य से वाक्य हैं। ये सब सामान्य शब्द हैं, सामान्य अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। जिन अर्थों में इनका प्रयोग संभव है, अब कहा गया कि बकरी को गांव ले जाओ, तो एक आध बकरी होगी, पूरा झुंड बकरियों का लेके जाओ ऐसा अर्थ नहीं होगा। उन्हीं अर्थों में इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बकरी को गांव ले जाओ, इसका सामान्य अर्थ यही होता है कि एक दो बकरी को गांव ले जाओ। इसका अर्थ यह नहीं होता कि 500 बकरियों को गांव ले जाओ। अब किसी ने बोला कि बकरी को गांव ले जाओ, अब जिसको बोला गया वो बोलेगा 500 बकरियों को कैसे ले जाओ। तो यहाँ पे कहने वाले का अर्थ क्या था कि एक दो बकरियां हैं, इनको गांव ले जाओ। वो ये नहीं कहना चाहता था कि तुम अकेले ये 500 बकरियों को ले जाओ। तो इस तरह से अर्थ करना ये है छल। इसी प्रकार से वादी ने कहा कि यह बालक नव कंबल वाला है, तो इसका यही संभव अर्थ है कि बालक का कंबल नया है। अब एक बच्चा 9 कंबल रख के क्या करेगा? उसका काम तो एक कंबल से चल जाएगा ना। तो वहां पे नव कंबल से जो सामान्य अर्थ है वो है नया कंबल, और वहां 9 कंबल कहना ये है छल। तो इसका यही संभव अर्थ है कि बालक का कंबल नया है। बालक के 9 कंबल हैं, यह अर्थ तो संभव नहीं है। और आपने ऐसा अर्थ बनाकर अपनी मनमानी से वादी का खंडन किया है, यह उचित नहीं है। किसी वक्ता के शब्दों का अर्थ करते समय प्रसंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रसंग क्या चल रहा है वो भी देखना चाहिए। आपने प्रसंग पर ध्यान दिए बिना वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके खंडन किया है। आपने जो प्रसंग चल रहा था उस पे ध्यान नहीं दिया, अपनी तरफ से मनमाने ढंग से खंडन कर दिया। यह छल का प्रयोग है, इसलिए आपका किया हुआ खंडन व्यर्थ है। समझ में आ गई वाक छल? वैसे ये इजी है, आसान है समझने में, लेकिन जब सामान्य छल भी आएगा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि जैसे हमारे सामने कोई छल का उदाहरण आ जाएगा, तो हम सामान्य नहीं, उपचार छल, तो हमारे सामने जब छल का कोई उदाहरण आएगा तो फिर हमको चिंतन करना पड़ेगा कि ये वाक में जाएगा या उपचार में जाएगा। तो इसलिए हमको याद रखना है, वाक छल का अर्थ है शब्द को ही तोड़ मरोड़ के नया अर्थ ले लेना। ठीक है, अब अगला छल है सामान्य छल। इसी का ही उल्टा रूप भी अनम्यूट करिए। इसी का भी विपरीत भी परिस्थिति में हो सकता है वाक छल कि कमरे में 9 व्यक्ति उपस्थित है, उन्हें 9 कंबल दिया, तो आप वहां नया कंबल नहीं दे सकते उसका। हाँ, डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है, प्रसंग क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमको अर्थ लेना है। अब कहीं पे 9 बोलना चाहता है कि उन लोगों के पास 9 कंबल है, और वहां पे आप ये कह दो कि नया कंबल कहाँ, ये तो पुराना कंबल है, तो ये भी छल कहलाएगा। चलिए, तो सामान्य छल क्या है? पहला व्यक्ति
किसी पदार्थ विशेष के संबंध में कोई बात कहता है, किसी की चर्चा चल रही है। तो जब किसी पदार्थ विशेष की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की कोई चर्चा चल रही है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के किसी खास गुण को कहते हैं। मान लीजिए हमने कहा महेंद्र गांधी जी बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे हम महेंद्र भाई की बात कर रहे हैं। ये महेंद्र भाई कैसे हैं? बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हम केवल महेंद्र भाई की एक विशेष गुण की चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? दूसरा व्यक्ति उस पदार्थ विशेष के संबंध में कही गई बात, यहाँ बात क्या है? महेंद्र गांधी जी बुद्धिमान हैं, ये विशेष बात है। तो अब दूसरा व्यक्ति उस पदार्थ विशेष के संबंध में कही गई बात को एक पदार्थ की सीमा से बढ़ाकर, हमारे उस उदाहरण में पदार्थ कौन है? महेंद्र भाई। तो हमारी जो बात थी वो महेंद्र भाई तक की सीमा में ही थी, लेकिन जो प्रतिवादी है वो उस सीमा से बाहर चला जाएगा, एक पदार्थ की सीमा से बढ़ाकर उस वर्ग के सभी पदार्थों के लिए लागू करके उसे सामान्य बना देगा। अब प्रतिवादी क्या कहेगा? हमने कहा महेंद्र गांधी जी बुद्धिमान हैं, तो हमारी ये जो बात थी ये केवल महेंद्र भाई तक ही सीमित थी। प्रतिवादी क्या करेगा? सारे ही गांधी बुद्धिमान होते हैं, उसने सामान्य कर दिया कि जितने भी गांधी होते हैं वो सारे के सारे बुद्धिमान होते हैं। तो हमने जितनी सीमा में बात कही थी उतनी सीमा में हमारी बात को ना रख करके सारे ही गांधी सरने वालों पे उस बात को लगा देना, ये है सामान्य छल। यानी एक पर्टिकुलर बात को कॉमन कर देना, एक विशेष बात को सामान्य बना देना, इसको कहते हैं सामान्य छल। जी शशांक जी। इसमें ऐसा नहीं हुआ ना कि जितने महेंद्र गांधी है, जितने भी महेंद्र गांधी है वो सभी बुद्धिमान है। ऐसे भी कह सकते हैं, या उनके सरनेम को पकड़ लेंगे कि जितने भी गांधी हैं वो सारे बुद्धिमान हैं। यानी नाम सरनेम सीमा को पार कर जाना, उस गुण को उस सीमा तक ना रखना, सब में अप्लाई कर देना। ठीक है, वही हो सकता है। उदाहरण देखेंगे। एक व्यक्ति बोला श्री दयाल शर्मा जी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो दयाल शर्मा एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो कैसे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यह संभव अर्थ है कि हाँ दयाल शर्मा बुद्धिमान है, ये संभव है। यह बात एक विशेष व्यक्ति के संबंध में कही गई है। ये जो हमने कहा कि दयाल शर्मा बुद्धिमान है, ये केवल हमने उस पर्टिकुलर दयाल शर्मा के लिए कहा गया है। अब दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, शर्मा लोग तो सभी बुद्धिमान होते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ ठीक है ना, कौन सी खास बात है, सारे ही शर्मा तो बुद्धिमान है। तो ये क्या हुआ? ये छल है, ये सामान्य छल है। प्रतिवादी ने सारे ही शर्मा को बुद्धिमान बता दिया। क्या सारे शर्मा बुद्धिमान होते हैं? नहीं, हमें तो कुछ शर्मा ऐसे भी मिलते हैं जो बुद्धिमान नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति के वाक्य के विशेष अर्थ को सामान्य बना दिया। जो बात केवल दयाल शर्मा के लिए थी उसने सारे शर्माओं पे लगा दी। इस प्रकार का से उसका असंभव अर्थ कर दिया। अब ये सारे शर्मा बुद्धिमान होते हैं, ये कैसा है? ये असंभव है, ये संभव नहीं है। हमको सारे शर्मा एक जैसे नहीं मिलते। जिस अर्थ को पहले व्यक्ति ने कहा नहीं था, पहला व्यक्ति ये नहीं कहना चाहता था कि सारे ही शर्मा बुद्धिमान, वो एक पर्टिकुलर शर्मा को, दयाल शर्मा को ही बुद्धिमान बताना चाहता था। यह सामान्य छल है। फिर पहला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि महेंद्र गांधी बुद्धिमान है। गुप्ता जी ने कहा
इसमें क्या है, सारे ही गांधी बुद्धिमान है, तो उन्होंने छल का प्रयोग कर लिया। अब मैं गुप्ता जी को पकड़ूंगी, अच्छा सारे गांधी बुद्धिमान है, राहुल गांधी तो बुद्धिमान नहीं है, तो इस प्रकार से मैं खंडन करूंगी, उनको पकड़ूंगी कि भाई आप जो मेरे विशेष अर्थ को सामान्य कर रहे हैं ये आप गलत सेंस में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास उदाहरण है जहां पे और भी गांधी हैं जो बुद्धिमान नहीं है। तो फिर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खंडन करते हुए उत्तर में बोला, यदि सारे शर्मा बुद्धिमान होते हैं तो योगेंद्र शर्मा मूर्ख क्यों है? अगर सारे ही बुद्धिमान होते हैं तो योगेंद्र शर्मा कैसे हैं? वो तो मूर्ख हैं, वो भी तो शर्मा ही हैं। तुमने कहा सारे शर्मा बुद्धिमान होते हैं लेकिन योगेंद्र शर्मा तो बुद्धिमान नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि मोहनलाल के खेत में चावल बहुत अच्छे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे मोहनलाल के खेत की बात हो रही है कि उसके खेत में चावल बहुत अच्छे होते हैं। यह संभव अर्थ है, क्योंकि मोहनलाल का खेत अच्छा होगा, बीजों की क्वालिटी भी अच्छी डालता होगा, तो उसके खेत में चावल अच्छे होते हैं। यह बात एक विशेष खेत के संबंध में कही गई है। यहाँ पे उसी पर्टिकुलर खेत की बात की गई है। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि बीज अच्छे होंगे तो किसी भी खेत में चावल अच्छे उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया, उसको सामान्य बना दिया कि अगर बीज अच्छे होंगे तो किसी भी खेत में अच्छे चावल हो सकते हैं, पर किसी भी खेत में सारी खेती नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर जूनागढ़ का केसर है, आप यूपी में ले जाकर के बो दोगे तो मिट्टी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, तो वहां पे वो बीज काम नहीं आने वाला है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया का वो है वहीं पे वो उग सकता है, सब जगह वो नियम नहीं लगेगा। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि बीज अच्छे होंगे तो किसी भी खेत में चावल अच्छे ही उत्पन्न होंगे। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति के वाक्य के विशेष अर्थ को सामान्य बना दिया। यहाँ पहला व्यक्ति किसकी तारीफ करना चाहता था? पहला व्यक्ति कहना चाहता था कि मोहनलाल का खेत बहुत अच्छा है। यहाँ पे उसकी मंशा क्या थी कहने की? कि खेत में मिट्टी आदि बहुत अच्छी है। प्रतिवादी ने क्या कर दिया, उसके खेत को सामान्य कर दिया कि खेत की इसमें कोई खासियत नहीं है, बीज अच्छे होंगे तो कहीं पे भी अच्छी खेती हो जाएगी। मोहनलाल के एक खेत की सीमा से बढ़ाकर सभी खेतों पर लागू कर दिया और उसका असंभव अर्थ कर दिया। आप अच्छे बीज ले लीजिए लेकिन सभी खेतों में वो उगते नहीं हैं। जिस अर्थ को पहले व्यक्ति ने कहा नहीं था, यह सामान्य छल है। स्पष्ट हो गया? फिर पहला व्यक्ति क्या कहेगा? दूसरे व्यक्ति का खंडन करते हुए उत्तर में बोला कि यदि अच्छे बीज होने पर किसी भी खेत में चावल अच्छे उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था कि बीज अच्छे होने चाहिए, खेत की क्या इसमें बड़ी बात है। तो इसने कहा अगर अच्छे बीज होने पर किसी भी खेत में अच्छे चावल उत्पन्न होते तो सुगन चंद के खेत में चावल अच्छे क्यों नहीं हुए? मोहनलाल और सुगन चंद दोनों ने एक जैसे ही बीज लिए। मोहनलाल के खेत में अच्छे हो गए, सुगन चंद के खेत में अच्छे नहीं हुए। तुम कह रहे हो कि अगर अच्छे बीज होंगे तो वो कहीं पे भी अच्छी खेती दे देंगे, पर सुगन चंद में तो हो नहीं रहे हैं। तो सुगन चंद के खेत में चावल अच्छे क्यों नहीं हुए? उसके बीज भी तो अच्छे ही थे। इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई अर्थ की तोड़ मरोड़ वक्ता के अभिप्राय को बदल देने के कारण छल कहलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सामान्य छल हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, अपने व्यवहार में भी बहुत ज्यादा करते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं, ये जो टिकट बंटते हैं किस आधार पे बंटते हैं?
चौधरी को 2 टिकट क्योंकि उसके गांव में चौधरियों की संख्या ज्यादा है। किसी चौधरी को टिकट दे दो क्योंकि उसके गांव में चौधरियों की संख्या ज्यादा है। तो सारे चौधरी क्या मानते हैं, जो भी चौधरी है वो अच्छा ही होगा, है ना, जो भी चौधरी है वो अच्छा ही होगा। पर क्या ये संभव है? नहीं। हो सकता है 100 चौधरी हैं तो उसमें 10 अच्छे हों, 10 खराब भी हों। हम वोटिंग करने जाते हैं, ये तो अपनी ज्ञाति का है या अपनी जाति का है या अपने वहां का है, ये इस कास्ट का है, तो इस प्रकार से हम वोटिंग करते हैं ना। तो ये क्या है? ये है सामान्य छल। अभी रिसेंटली 1 आध साल पहले राहुल गांधी पे केस हुआ था सूरत में। किसी को याद है उसने क्या वाक्य कहा था राहुल गांधी ने? नहीं याद? मोदी को लेके कहा था, सब मोदी हाँ, सारे मोदी चोर होते हैं। राहुल गांधी ने कहा था सारे मोदी चोर होते हैं। अब उसने आधार क्या लिया था? नीरव मोदी और एक और कोई मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये आधार लेकर के अब वहां पर्टिकुलर है कि भाई नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, वो पर्टिकुलर है, आप वहीं तक सीमित रहो। पर उसने क्या किया? उसको सामान्य छल में बदल दिया। उसने कहा सारे मोदी चोर होते हैं। तो अब मोदी समाज को तो गुस्सा आएगा कि 1-2 लोग चोर निकल गए तो आप क्या सबको चोर बना दोगे? सारे चोर नहीं होते। तो मोदी समाज ने उस पे केस कर दिया कि भाई हम चोर नहीं हैं। ऐसे हमारा देश भी प्रांतों में बटा हुआ है। बंगाली क्या कहेंगे? सारे बंगाली बुद्धिमान होते हैं। साउथ वाले क्या कहेंगे? सारे साउथ वाले बुद्धिमान होते हैं। एक बड़ा फेमस है कि साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना? ये फेमस है ना कि साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। केरल वालों नहीं होता। हाँ, केरल वालों की या तमिलनाडु वालों की, वहां की इंग्लिश बहुत अच्छी, पर ऐसा नहीं है। वहां पे भी सबको इंग्लिश नहीं आती है। तो एक ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए, एक कॉमन नहीं करना चाहिए। जहां तक सीमित है वहां तक ही रखना चाहिए। तो सारे बंगाली भी अच्छे नहीं हैं, सारे गुजराती भी खराब नहीं हैं, सारे यूपी वाले भी खराब नहीं हैं। हर जगह कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ खराब मिलेंगे। तो जनरलाइज हमको किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। जनरलाइज कर रहे हैं तो ये है सामान्य छल। स्पष्ट हो गया? सामान्य छल। वाक छल, जहां शब्दों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर दिया जाए। सामान्य छल, एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको कॉमन कर देना, सब पे लगा देना, यह है सामान्य छल। तीसरा छल है उपचार छल। जब कोई व्यक्ति एक वस्तु के धर्म विशेषता को दूसरे वस्तु के धर्म विशेषता के नाम से कहता है और वह धर्म दूसरी वस्तु में होता नहीं, यद्यपि वैसा कथन लोक व्यवहार में स्वीकृत है, फिर भी दूसरा व्यक्ति यदि उसका खंडन करता है। इसका जब उदाहरण आएगा तो हमको समझ में आएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति एक वस्तु का धर्म, यानी एक वस्तु ली, उसका धर्म दूसरी वस्तु के धर्म के नाम से कहना, उस धर्म को दूसरी वस्तु पे लगा देना, और वह धर्म दूसरी वस्तु में होता नहीं है, यद्यपि वैसा कथन लोक व्यवहार में स्वीकृत है। जैसे हम कहते हैं ना, अब ऑटो रिक्शा जो है, ये जो ऑटो धर्म है वो उस रिक्शा में रहता है। ऑटो रिक्शा उस वस्तु का नाम है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जब हमें ड्राइवर को बुलाना है तो ऑटो रिक्शा का धर्म हम किस में बता देते हैं? ड्राइवर में बता देते हैं। हम क्या कहते हैं? हम ऐसे नहीं बोलते ड्राइवर इधर आओ, हम कहते हैं ऑटो रिक्शा। तो यहाँ ऑटो रिक्शा का धर्म हमने ड्राइवर पे आरोपित कर दिया। फिर भी दूसरा व्यक्ति यदि उसका खंडन करता है, हम जब कहते हैं कि ऑटो रिक्शा, तो हमारा तात्पर्य है कि हम ड्राइवर को बुला रहे हैं। अब किसी ने खंडन कर दिया, ऑटो रिक्शा थोड़ा ना सुनेगा, तुम ऑटो रिक्शा का नाम क्यों ले रहे? तो इस प्रकार से खंडन करना, ये है उपचार छल।
और ऐसा कहता है कि यह धर्म तो इस वस्तु में हो ही नहीं सकता, यानी ड्राइवर के अंदर ऑटो रिक्शा वाला धर्म थोड़ी ना है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हो? फिर आप ड्राइवर को ऑटो रिक्शा क्यों कह रहे हो? अर्थात एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु के नाम से गौण कथन रूप में कहना। जब हम कहते हैं ऑटो रिक्शा तो ये गौण कथन है, ये मुख्य अर्थ नहीं है। इसको उपचार कहते हैं। उपचार का अर्थ क्या है? गौण रूप से किसी वस्तु को किसी और के नाम से बोल देना। इस उपचार को आधार बनाकर दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया अनुचित खंडन उपचार छल कहलाता है। पहले तो हमको उपचार का अर्थ याद करना होगा। उपचार का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु के धर्म को गौण रूप से स्वीकार करना। ठीक है, उपचार का अर्थ क्या है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु के धर्म को गौण रूप से स्वीकार करना, इसको कहते हैं उपचार। और इसी उपचार को आधार बना करके चालाकी करना, तोड़ मरोड़ करना, छल करना, इसको कहते हैं उपचार छल। समझ में आई ये बात या कोई शंका है इसमें? थोड़ा सा कठिन है ये। हाँ ना, तो कुछ बोलिए। हाँ जी, हाँ समझ में आ गई। समझ में आ आगे। रही है? हाँ ठीक है। चलिए उदाहरण देखेंगे। एक व्यक्ति बोला, आर्य समाज का मंच पिछले 100 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ईश्वर कभी भी अवतार नहीं लेते। क्या वाक्य है? आर्य समाज का मंच पिछले 100 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। तो यहाँ जो मंच शब्द है, मंच शब्द जो है वो स्टेज के लिए नहीं है। वो स्टेज वाला जो अर्थ है वो कहाँ पे लगा दिया? व्यक्तियों पे। वहां पे मंच का अर्थ है कि मंच पे जो व्यक्ति हैं उन पे वो शब्द लिया गया है। तो आर्य समाज का मंच चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इसका अर्थ है कि मंचस्थ जो लोग हैं, जो अथॉरिटी है, जो उस स्टेज वाले लोग हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। तो लोगों पे मंच शब्द का उपचार किया गया। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ईश्वर कभी भी अवतार नहीं लेते। यह उपचार अर्थात गौण कथन है। मंच चिल्ला के कह रहा है, तो यहाँ पे मंच का अर्थ वो जो सीमेंट से या लकड़ी से बना हुआ जो मंच है वो नहीं है। यहाँ पे गौण अर्थ है कि मंचस्थ लोग। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? मंच तो जड़ पदार्थ है, वह कैसे चिल्ला सकता है? कि मंच जो है वो तो जड़ पदार्थ है, वो थोड़ी ना चिल्ला सकता है। यह उपचार अर्थात गौण कथन को आधार बनाकर किया गया छल उपचार छल है। ठीक है, यहाँ पे मंच का अर्थ था लोग। जैसे वहां हमने कहा था कि ऑटो रिक्शा, तो वहां हमारा अर्थ था ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो उपचार था। अब वहां पे जैसे अर्थ क्या कर दिया? ऑटो रिक्शा थोड़ी ना सुनेगा, वैसे यहाँ पे भी खंडन कर दिया कि मंच तो जड़ है, मंच थोड़ी ना चिल्लाएगा। तो ये है उपचार छल। अब देखिए, वाक छल में शब्द को तोड़ मरोड़ किया गया था। वाक छल में कोई पदार्थ नहीं था, वहां शब्दों को तोड़ा था, नव शब्द को तोड़ा था। यहाँ पे पदार्थ है, यहाँ पे मंच अथवा व्यक्ति, यहाँ पे एक पदार्थ है, उसको उसके भाव को बदल दिया है। ये हमको याद रखना है। इस छल का खंडन ग्रंथकार द्वारा उप का अर्थ होता है पास में, चार ले जाना। उपचार का अर्थ क्या है? पास में ले जाना। अर्थात एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु के पास ले जाना, उसके नाम से कहना। जैसे मंच और व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास में मंच को लेकर के गए, उसको उपचार कहते हैं। ऊपर के उदाहरण के अनुसार चिल्लाना, ये जो चिल्लाना धर्म है वो किसका धर्म है? मनुष्य का धर्म है। बोलना जो है वो मनुष्य का काम है।
एक व्यक्ति मनुष्य के चिल्लाना धर्म को मंच के पास ले गया। तो अब जो वक्ता है वो क्या कर रहा है, मनुष्य का जो चिल्लाना धर्म है उस धर्म को किसके पास लेकर के गया, मंच के पास लेकर के गया, और उसने मनुष्य के धर्म को मंच के नाम से कह दिया। चिल्लाते वास्तविक रूप में मनुष्य हैं, लेकिन यहाँ पे मंच के नाम से कह दिया। चिल्लाना धर्म मंच तक लेकर के गए कि मंच चिल्ला रहा है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, मंच कैसे चिल्ला सकता है, मंच नहीं चिल्ला सकता, वह तो जड़ पदार्थ है। ऐसा खंडन करना अनुचित है, क्योंकि वक्ता का यह अभिप्राय नहीं था। वक्ता ये नहीं कहना चाहता था कि ये सीमेंट का या लकड़ी का बना हुआ मंच चिल्ला रहा है। वक्ता का अभिप्राय था मंचस्थ व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, कि मंच ही चिल्लाता है। उसने तो गौण अर्थ में यह कथन किया था। अब गौण अर्थ कथन को मुख्य कथन मानकर दूसरे व्यक्ति द्वारा वक्ता के अभिप्राय को तोड़ मरोड़ करके किया गया गलत खंडन उपचार छल कहलाता है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो कैट्स एंड डॉग्स आर रेनिंग, ऐसे कुछ कहावत है कि कैट्स एंड डॉग्स आर रेनिंग। वो किस अर्थ में बनी होगी वो नहीं पता, लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि कुत्ते और बिल्ली कहाँ आ रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स आर रेनिंग, तो कुत्ते और बिल्ली थोड़ा ना आते हैं बारिश में, उनकी बारिश थोड़ा ना होती, पानी की बारिश होती। तो ये क्या है, ये है उपचार छल। संसार में शब्दों के मुख्य और गौण दोनों प्रकार के अर्थ प्रसिद्ध होते हैं। जब कहीं वक्ता ने गौण अर्थ में कुछ कथन किया हो तो वहां उसके कथन से गौण अर्थ लेकर ही विचार करना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मंच चिल्ला रहा है तो ये गौण अर्थ है, गौण अर्थ में ही उसको लो, मुख्य अर्थ में उसको मत लो। और यदि उसके कथन में कोई दोष हो तभी उसका खंडन करना चाहिए। वक्ता द्वारा गौण अर्थ में कथन करने पर दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके कथन का मुख्य अर्थ लेकर अपनी मनमानी से खंडन किया जाना अनुचित है। वो गौण अर्थ में ले रहा है, आप मुख्य अर्थ में ले रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ईश्वर के चरणों में रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर के चरणों में रहना चाहिए, तो यहाँ उस व्यक्ति का कहने का अर्थ क्या है, चरणों में रहने का अर्थात ईश्वर जो कहते हैं उनकी बात को मानो, वो जो जो कह रहे हैं वैसे ही कर्म करो, जो मना कर रहे हैं वो कार्य मत करो। तो ये मुख्य, उसने गौण अर्थ में कहा कि ईश्वर के चरणों में रहो, कहने का तात्पर्य कुछ और था। अब दूसरे व्यक्ति ने क्या आरोप लगा दिया, ईश्वर के चरण कहाँ होते हैं, ईश्वर तो निराकार है, उनके पैर थोड़ी ना है, अगर आप उनके पैर मानोगे तो साकार हो जाएंगे। तो ये कौन सा छल हो गया, ये हो गया उपचार छल। जिस अर्थ में कहा गया था उसी अर्थ में लेना, दूसरा अर्थ न लेना। इसमें अनुचित क्या है, क्योंकि गौण कथन लोक व्यवहार में स्वीकृत है। गौण कथन बहुत हम करते भी हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया हमारे घर में, हमने खीर बनाई थी, हमने उसके सामने खीर रखी, उसने बोला नहीं नहीं पेट तो भरा हुआ है, अभी मैं नहीं खा सकता। अब खीर बनती है दूध से, तो हम क्या कहेंगे, अरे दूध ही तो है पी लो, दूध ही तो है पी लो। तो ये क्या है, ये गौण कथन है, मुख्य कथन नहीं है। अब कोई बोले ये दूध थोड़ना है, ये तो चावल दूध सब कुछ मिक्स करके है, तो भाई यहाँ पे हमने गौण कथन किया है, मुख्य कथन हमारा नहीं है। इसलिए ऐसा कहने में दोष नहीं है। गौण कथन हम सब प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां पे गौण कथन का प्रयोग दोष युक्त नहीं है। जब दोष नहीं है फिर भी यदि कोई खंडन करे तो यह अनुचितता है। जब हमारे कथन में कोई दोष नहीं है उसके बाद भी अगर कोई खंडन कर रहा है तो यह खंडन अनुचित है। उक्त उदाहरण में छलवादी अर्थात दूसरे व्यक्ति ने यही दोष किया, उसने गौण कथन को मुख्य कथन के रूप में प्रस्तुत कर दिया।
यह पहले व्यक्ति का वास्तविक खंडन नहीं है, ये खंडन सही नहीं है, यह तो उसके द्वारा मनमानी किया गया अनुचित खंडन है। इसी प्रकार से उपचार अर्थात गौण कथन के अनेक उदाहरण लोक व्यवहार में प्रचलित हैं। जैसे हम कहते हैं बड़ौदा आ गया, अहमदाबाद आ गया, दिल्ली आ गया, ये क्या है? ये गौण कथन है। जैसे किसी ने कहा मैं आटा पिसाकर आ रहा हूं, ये गौण कथन है कि मैं आटा पिसाकर आ रहा हूं। इस बात को सब लोग समझ लेते हैं, कॉमन है ना। ये कहाँ जा रहे हो? भाई आटा पिसाने जा रहे हैं। हम यही बोलते हैं ना, गुजराती में कहते हैं लोट दड़ावा जाऊं छो। अब लोट थोड़ा दड़ाया जाता है, लोट तो दड़ाया ही होता है, वो तो पहले से ઘઉં વણીએ છે, हाँ हम तो ઘઉં વણીએ છે। गेहूं वणिया तो ये तो मुख्य कथन हो गया, क्योंकि गेहूं ही पीसा जाता है। लेकिन हम बोलते हुए क्या कहते हैं? आटा पिसाने जा रहे हैं, वो है वास्तव गौण में कथन। कंकर बीनते। ઘઉં દળાવે हाँ, तो गेहूं दड़ावा तो वो तो मुख्य अर्थ हो गया, पर गौण में भी हम कहते हैं ना कि लोट दड़ावा जाऊं छू या आटा पिसाने जा रहा हूं। तो जैसे किसी ने कहा मैं आटा पिसाकर आ रहा हूं, इस बात को सब लोग समझ लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ भैया आटा पिसा के आ गया है, और कोई खंडन भी नहीं करता। समझ जाते हैं कि भैया गेहूं पिसा के आया है, आटा नहीं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा खंडन करे तो यह उपचार गौण कथन को आधार बनाकर किया गया गलत खंडन है, उपचार छल कहलाएगा। कि आटा क्या पिसाने जा रहे हो? आटा तो पिसाया होता है। तो इस प्रकार का खंडन क्या है? यह है उपचार छल। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है, किसी ने कहा दिल्ली स्टेशन आ गया। ऐसा कहने पर कोई नहीं कहता कि रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन पर आई है। ये तो नॉर्मल है ना, हम कहते हैं बड़ौदा आ गया, अहमदाबाद आ गया, दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया। अब दिल्ली मुंबई तो अपनी ही जगह पे है, हम पहुंचे, लेकिन गौण कथन में हम कह देते हैं कि दिल्ली आ गया, दिल्ली स्टेशन नहीं आया, क्योंकि इस बात को सब समझते हैं और सब स्वीकार भी करते हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा खंडन करे तो वह भी उपचार गौण कथन का आधार बनाकर किया गया गलत खंडन उपचार छल कहलाएगा। तो इस प्रकार का खंडन करना भी क्या है? यह है उपचार छल। तो याद रखेंगे, वाक छल में शब्दों को तोड़ मरोड़ की थी, सामान्य छल में सीमित दायरे में रह करके हमने जो बात कही उसको कॉमन कर देना, वो है सामान्य छल। और उपचार छल क्या है? वहां पे वस्तु विशेष होगी, उस वस्तु का एक का धर्म दूसरे पे लगा करके बोलना, ये एक आम बात है, लेकिन उस धर्म को स्वीकार ना करके उसका खंडन करना, यह है उपचार छल। एक सामान्य छल का आप लोगों को पुराना उदाहरण याद दिलाती हूँ। जब पिछले साल योग दिवस हुआ था तो उसमें किसी ने कहा था कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम पीटी वगैरह करते हैं, ये भी योग है। क्यों योग है? क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो आप समाधि लगा पाएंगे, चित्त वृत्ति निरोध कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने योग की जो एक सीमा थी समाधि लगाना, उसको पीटी आसन व्यायाम तक फैला दिया था। तो ये था सामान्य छल। अब अगर आसन व्यायाम करना, कूदाक आदि करना, रस्सी कूदना, दौड़ लगाना, अगर ये भी योग है तो आपका भोजन खाना ये भी योग हो जाएगा, दवाई खाना ये भी योग हो जाएगा। कार चला करके आप शिविर में जा रहे हैं, शिविर में जाके आप योग सीखेंगे तो आपका कार चलाना ये क्या हो जाएगा? ये भी योग हो जाएगा। तो ये सामान्य छल था कि हर चीज को योग नाम से कह देना। महेंद्र भाई याद आया? बहुत पुरानी बात है, लगभग 1.5 साल पहले की बात है। चलिए ठीक है। तो आज हमने छल का विषय लिया। 3 प्रकार का छल होता है, वाक, सामान्य और उपचार छल। तो इसका अभ्यास करिएगा, उदाहरण ढूंढिएगा
उपचार छल के उदाहरण ढूंढिए। छल के सबसे अच्छे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लोग जो जोक बोलते हैं ना, जो जोक्स होते हैं ना, ये अधिकतर छल का ही उदाहरण होते हैं। तो जोक्स देखिए, फिर ढूंढिए ये उपचार छल है, सामान्य छल है या वाक छल। ठीक है, चलिए, तो हमारा समय हो गया। कल मिलेंगे नए विषय के साथ में। जी गांधी भाई, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते शुभ रात्रि। जी।